कहां तक हो गया था बोलो तो एक बार फटाफट। आगे 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 अपना हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट भी हो गया था आई थिंक ना, ये वाला तो HYV होता है। बेनिफिट तक हो गया था राइट। आओ अगर ये बोली गई इसकी कौन बता रहा है? ये चलो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है सर, अपने पढ़ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स राइट। ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट तो पढ़ लिए थे, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सर्टेन प्रॉब्लम्स इन व्हाट ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉब्लम्स है सर। पहला प्रॉब्लम सर रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। क्या है सर रिस्क ऑफ, ये क्या है सर जल्दी से बताओ सर। जो HYV क्रॉप्स है ना उन पे अटैक कौन करता है सबसे ज्यादा, क्या जो गरीब किसान उनके लिए पॉसिबल है ये सब महंगा महंगा पेस्टिसाइड्स यूज करना नहीं है, तो पेस्ट का अटैक को बचा नहीं पाएगा। जो अमीर है वो तो फिर भी पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीद सकता है, बट जो HYV क्रॉप्स है उस पे पेस्ट बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। सो देयर वाज अ रिस्क that small farmers who adopted this technology could lose everything right, वो लोग सब कुछ खो सकते हैं in pest attack, ठीक है, तो they can lose anything। उसके अलावा सर और एक प्रॉब्लम था याद आपने डिस्कस किए थे कि भैया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका HYV सीड जो है वो सिर्फ वही खरीद सकता है जो कौन है, रिच फार्मर है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गया, इनकम जिसका ज्यादा है सर वो ज्यादा यूज कर पाएगा, इनकम जिस किसान का कम है वो थोड़ा कम। तो बेनिफिट एक और डिसएडवांटेज ये भी था याद है कि हर जगह इसका बेनिफिट नहीं मिला था। कौन कौन से स्टेट्स में फर्स्ट फेज में बेनिफिट मिला था, सबसे ज्यादा पंजाब में मिला था, सेकंड फेज में बंगाल वगैरह में भी स्टार्ट हो गया था, बट फर्स्ट फेज में इसका इफेक्ट जो है उसका बेनिफिट सबको नहीं मिल पाया था। इसके अलावा सर हाउएवर ड्यू टू फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दीज फियर्स डिड नॉट कम ट्रू। गवर्नमेंट ने फिर लेकिन इसको ओवरकम किया, कैसे, इसका बेनिफिट पुअर फार्मर नहीं ले पा रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया, लोन देना स्टार्ट कर दिया कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो पुअर फार्मर लोन ले पाया और लोन लेने के बाद कुछ हद तक इसको यूज करने लगा। पूरा तो फिर भी नहीं कर पाया मगर कुछ हद तक पुअर फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला। तो ये गवर्नमेंट ने ओवरकम करने के लिए एग्जाम में आएगा कि भैया जिसका रिस्क था जो उसका प्रॉब्लम था गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट रेट में क्या देना स्टार्ट कर दिया, लोन देना स्टार्ट कर दिया, जिससे पुअर फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। समझा मेरा बात। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, डिबेट्स ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। सर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को, सब्सिडी का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है, क्या होता है बोलो यशवी आप ही बोलो, सब्सिडी का मतलब क्या होता है जल्दी से बोलो। अरे सब्सिडी मान लो, अच्छा बोलो बोलो, सुना सुना लग रहा है। गवर्नमेंट देता है, क्या देता है, कुछ देता है, टैक्स कंसेशन अलग हो गया सब्सिडी अलग हो गया। ऐसे एग्जांपल देता हूँ, टाइप ऑफ जैसे कि मार्केट प्राइस से कम वैल्यू में सब्सिडी। एकदम सही बोले। जैसे मान लो इस 7 अप को मनन धारीवाल को खरीदना है, इसका दाम 80 रुपये, एक बार मान लो कि आई डोंट नो कितना है, कितना है भाई, 80 मान लेते, चलो 80 रुपया है। मनन धारीवाल बोल रहे सर हम 80 तो नहीं देंगे इसका सर, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कितना दे पाएगा, बोला सर हम 60 रुपया देंगे। कितना रुपया, तो मैंने बोला मनन एक बार तू 80 कहीं से भी मैनेज कर ले, तू देना कितना चाहता है 60, तो कोई बात नहीं मैं 20 तेरे को रिम्बर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा, तो उसके जेब से एक्चुअली जा कितना रहा है 60,000। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है गरीब किसान को, जिससे वो इनपुट मार्केट प्राइस से कम दाम में खरीद सके। एक बार फार्मर को लगाना पड़ता है पैसा, बट उसके बाद रिम्बर्समेंट मिल जाता है, कहां से मिल जाता है, गवर्नमेंट से। तो ये सब्सिडीज होता है। क्या होता है सर, सब्सिडी। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सिडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मींस दैट फार्मर गेट इनपुट at prices lower than the market price. In other words, subsidy is the financial assistance provided by the to producers to fulfill its social welfare objectives. जो बेचारा किसान उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है महंगा प्रोडक्ट, उसके लिए सब्सिडी का बेनिफिट कौन दे रहा है सर, गवर्नमेंट दे रहा है। फार्मर का अगर मांग हाई होगा, सुबह है ही नहीं कुछ, तो क्या वो करोड़ों दे देगा? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मान लो तुम एक्चुअली बहुत गरीब किसान है बट यू आर द टीलर्स, तो भैया सब फार्मर्स को पहले इसका बेनिफिट मिलता नहीं है, कुछ एक फार्मर्स को मिलता है इसका बेनिफिट। और मांग अगर हाई होगा तो क्या बोलेगा कि हम 1 करोड़ का सब्सिडी दिया, ऐसा थोड़ी होता है, तो गवर्नमेंट ही लूट जाएगा। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी, सबसे पहले क्या था सर, रिस्क था फार्मर्स लोग के लिए। वो लोग बोला अरे यार हम लोग तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, तो भैया सो इट वाज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडी, तो गवर्नमेंट ने क्या देना स्टार्ट कर दिया, सब्सिडी। लेकिन However, with the passage of time, there has been debate over the huge amount of subsidies. अब ये जो बात बोल रहा है सर कि गवर्नमेंट अब किस किस को सब्सिडी देगा, तो इस पे डिबेट होने लगा। क्या होने लगा, तो कुछ लोग बोला सब्सिडी देना सही है और कुछ लोग बोला सब्सिडी देना, देखो डिबेट होगा तो पक्का 2 ओपिनियन आएगा, एक जन फेवर में रहेगा और एक जन
तो कुछ लोग जो फेवर में थे वो लोग ये 3 पॉइंट बोले, और कुछ लोग जो अगेंस्ट में बोले वो ये 2-3 पॉइंट बोले। तो पहले एक बार फेवर का पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फेवर का। पहला पॉइंट, कुछ बोला सर गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए एग्रीकल्चर में, बिकॉज भैया ये एक बहुत रिस्की बिजनेस हो चुका है, गरीब किसान अगर सब्सिडी नहीं लेगा तो वो बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा सर? मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर, और वो लोग रिक्वायर्ड इनपुट्स नहीं ले पाएगा बिना सब्सिडी के। यस और नो? ये दूसरा फेवरेबल पॉइंट हुआ। और तीसरा लिखा सर एलिमिनेटिंग सब्सिडीज, अगर सब्सिडी नहीं दोगे इनइक्वालिटी बढ़ जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और, अरे सब्सिडी नहीं मिलेगा ना तो अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। बोल अमीर और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर, गरीब और, बट ये कब होगा? सब सब्सिडी ना मिले। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं सब्सिडी देना चाहिए। कितना पॉइंट हुआ नवनीत? 3 पॉइंट। कितना पॉइंट हुआ? एग्जाम में आएगा कितना लिखने से चलेगा? तीनों का तीनों, 2 नहीं मनन, तीनों का तीनों 3 लिखेगा। क्या पता तुम्हारा 2 में से 1 पॉइंट ऐसी गलत हो तो। लेकिन सर अगेंस्ट में क्या हुआ सर? बोला सर सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स, बिकॉज सर ज्यादातर जो सब्सटेंशियल अमाउंट था ना सर सब्सिडी का, वो किस में चला था? टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रॉस्परस फार्मर्स। ज्यादातर सब्सिडी किसको मिलता था? फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट में प्रॉस्परस फार्मर्स लोग को मिलता था, गरीब लोगों को सब्सिडी मिला ही नहीं। ये पहला डिसएडवांटेज हुआ कि आप सब्सिडी दे तो रहे हो, हिसाब दिखाओ कि कितना गरीब किसान को दे रहे हो, कितना, और ज्यादातर सब्सिडी किसको मिल रहा था। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग सब्सिडी दे? ये पहला पॉइंट। और दूसरा सर फिस्कल बर्डन, ऑब्वियस गवर्नमेंट सब्सिडी दान करते रहेगा। गवर्नमेंट का खुद का डेट तो बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को तो पैसा जा रहा है, और जितना पैसा जा रहा है वापस गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। तो ज्यादा सब्सिडी देने से गवर्नमेंट का डेट का बर्डन क्या हो जाएगा नवनीत? बढ़ जाएगा। तो 2 पॉइंट हुआ। पहला सब्सिडी जिनको चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, और उसके बाद सब्सिडी देने से गवर्नमेंट का डेट क्या हो जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। तो इसीलिए बोला गया सब्सिडी देना नहीं चाहिए। बट ऊपर का 3 पॉइंट क्या बोल रहा है? सब्सिडी देना। तुम लोग क्या लगता है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? डेफिनेटली देना चाहिए। ये 2 अगर डिसएडवांटेज देखेंगे ना भाई तो फिर देश कहीं और का चला जाएगा। सुनो, सब्सिडी डेफिनेटली देना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ सर, क्या लिखा हुआ है? कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। मनन, जो पूरा ब्लू हाईलाइटेड है थोड़ा जोर से अच्छा से पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि सबको समझ में जाए। एक लाइन के बाद पॉज ले लेगा। चलो अच्छा से पढ़ो। Prices are signals. एज सिग्नल्स। हाँ, क्या बोला? प्राइजेस, As signals. ठीक है, मेरे को आर सुनाई दिया। प्राइजेस एज सिग्नल्स, ठीक है, पढ़ो। Prices acts as signals about the availability of goods. When a good becomes scarce, its price tends to rise, and those who use this good are required to make efficient decisions about its use based on the price. बस एक मिनट, मतलब जब महंगाई बढ़ जा रहा है, यस और नो, जब महंगाई क्या हो जा रहा है तो इसका मतलब तुमको सोच समझ के चीजों को खर्चा करना पड़ता है। यस और नो? तो जब गुड्स का प्राइस बढ़ गया, यस और नो, कहीं ना कहीं तुम्हारे रिसोर्स का स्कैर्सिटी आ गया, तो तुम सोच समझ के देखे कितना गुड्स खरीदना और कितना गुड्स नहीं खरीदना। यस और नो? जब एक गुड्स का स्कैर्सिटी आ गया, क्या आ गया सर? तो स्कैर्सिटी से प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तुम सोच समझ के लेगा ना कि भैया अब गुड्स लिमिटेड है, प्राइस बढ़ चुका है, तो कितना लेना और कितना नहीं लेना है। तो प्राइस इज सिग्नल। नेक्स्ट पढ़ो। For example, with the outbreak of coronavirus, sanitizers, infrared thermometers, oximeters, masks, etc. became very costly due to the short supply or scarcity in relation to demand. कोरोना के समय सब चीज का दाम बढ़ गया था, सिलेंडर वगैरह भी नहीं मिल रहा था। यस और नो? मास्क वगैरह का शुरुआत में कितना स्कैर्सिटी हुआ, बाद में तो पूरा बिकते चला गया, मगर शुरुआत में प्राइस बहुत हाई था। Similarly, when the price of petrol increases, it reflects greater scarcity of petrol, and the price rise is a signal that less petrol is available. पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? कमी है इसलिए तो बढ़ रहा है। अगर दुनिया भर का होता तो प्राइस कहीं बढ़ता क्या? तो स्कैर्सिटी से प्राइस क्या हो जा रहा है? इन सिंपल वर्ड, अगर सप्लाई कम है ना, प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सप्लाई बहुत है अगर, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्राइस ही तो सिग्नल है। इसका मतलब समझ जाओ, तुम लोग को बोला है एज ए स्टूडेंट तुमको समझना है कि अगर महंगाई बढ़ रहा है तो इसका मतलब 2 ही कारण होता है, या तो लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है। बट यहाँ पे अपने किस पॉइंट का बात कर रहे हैं? सप्लाई या डिमांड का? सप्लाई का। तो अगर महंगाई बढ़ रहा है वो सिग्नल है कि चीजों का सप्लाई क्या है? कम है। यस और नो? अगर सप्लाई कम है तभी प्राइस बढ़ रहा है। लास्ट एंड बाकी है। It provides an incentive to use less petrol or look for alternate fuels. तो भैया पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट यूज करो। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल का क्या यूज करो? सब्स्टिट्यूट यूज करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टोटो का डिमांड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? पेट्रोल से नहीं चलता। बैटरी चार्ज हो जाएगा। समझा मेरा बात? तो प्राइस अगर तुम कंट्रोल करना है तुमको, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर लो। क्या यूज कर लो? सब्स्टिट्यूट। समझा मेरा बात? नेक्स्ट आ जाओ। सोहम, पॉइंट नंबर 2 तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो पॉइंट नंबर 2 सोहम, पहले 1 और 2 पढ़ लो। हाँ, 1 और 2 मतलब हाँ वहीं से पढ़ो, 2 तक पढ़ लो।
there are some positive points in favor of agricultural subsidies, like by providing agricultural subsidies for seeds, fertilizers, etc. The government aims to make sure that everyone gets the food they need. तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करके क्या देख रहा है कि भैया जिसको जरूरत हो सबको मिल जाए, यस और नो। गवर्नमेंट का पहला एम क्या है कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्रोडक्शन से वंचित ना रहे, सब प्रोडक्शन कर पाए, कंजम्पशन कर पाए, बेच भी पाए। ये पहला गवर्नमेंट का मोटिव है। गवर्नमेंट अब हर जगह जा भी थोड़ी है, किसको जरूरत है तुम अप्लाई करे, हर जगह तो गवर्नमेंट है। अरे भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना यार, तो गवर्नमेंट हर जगह ही है। वोटिंग होता है तो गाँव शहरों में भी गवर्नमेंट है, तभी तो वोटिंग हो रहा है यार, जाके थोड़ी देखेगा। अरे वो तो बोल सकता है ना कि वो अफोर्ड कर रहा है, ठीक है, वो बोलेगा कि कौन अफोर्ड कर रहा है? कोई एक आदमी अफोर्ड कर रहा है, तो वो तो बोलेगा कि हम नहीं अफोर्ड कर रहे, हमको गवर्नमेंट पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, तुम्हारा देखेगा कि क्या एक्चुअली में तुम्हारा, तुम पहले सब्सिडी लिया है कि नहीं लिया है, इतना साल से अगर नहीं लिया तो आज क्यों ले रहा है, या पहले भी अगर तुम सब्सिडी ले रहा है तो उसका यूज देखेगा, तुम प्रोडक्शन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझा? यहाँ पे तो 100-150 रुपए का बात नहीं कि ऐसे ही तुमको दे देगा, यहाँ पे तो 200 रुपए आदमी छीन लेता है, तो वहां पे तो कितना रुपए का बात हो रहा है। यस और नो? कितने का होता है ऐसे? डिपेंड करता है, हजारों में भी हो सकता है, लाख में भी हो सकता है। एक गरीब आदमी तो हजारों में मिलेगा ना, 10,000, 20,000, 30,000, थोड़ा और ऊपर उठेगा आदमी तो रिच और ज्यादा का ही लेगा। चलो सेकंड पॉइंट, थ्रू सब्सिडीज Through subsidies, the government want to ensure steady income for वांट टू इंश्योर, हाँ, for farmers even during price changes or bad harvest. तो गवर्नमेंट बोल दिया ना भाई, अगर कोई साल फसल अच्छा नहीं हो रहा है, खेती अच्छा नहीं है, बारिश कम है, गवर्नमेंट इज देयर टू गिव सब्सिडी और सोसाइटी को बेनिफिट होगा। Lands के पास सब्सिडी। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? अब थर्ड पॉइंट पढ़ लो, एग्रीकल्चरल Agricultural subsidies facilitate the growth of local economy by helping farmers and people living in the तो rural area. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब्सिडी मिलेगा वो तो रूरल एरिया में काम आएगा। फर्स्ट डे बताया था अपना मेजोरिटी ऑफ द पीपल कहाँ एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर से सब्सिडी मिलना मतलब रूरल पीपल का डेवलपमेंट होना। यस और नो? ये 3 पॉइंट हो गया। क्या सर पॉइंट था कि सब्सिडीज में ऑल्सो बेनिफिट, हाउ सब्सिडीज बेनिफिट टू द इकोनॉमी एंड टू द सोसाइटी, ये 3 पॉइंट है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? लेकिन लोग बोल रहा है सब्सिडी मिलने से क्या हो जाएगा? अगेंस्ट है। यस और नो? ये 5 पॉइंट है जो अगेंस्ट में। यस और नो? हर चीज का ड्रॉबैक्स है, ये 5 पॉइंट अगेंस्ट है। ये 5 पॉइंट को इंडिविजुअली नहीं पढ़ेगा, एक बार मन में पढ़ लो, और जिसको जो पॉइंट नहीं है मेरे को आराम से बता देना। पहले 1 पढ़ लो, अगर समझ में आया तो हाथ उठा लेना, क्योंकि मेरे को पता है एक जन से मेरे को पूछना है, वो एक जन कौन है हमको तो पता है, काला आदमी है क्या? वो एक जन बहुत चेंज हो गया है। अच्छा, तन मन धन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक जन बहुत चेंज हो गया, उस एक जन का शायद सैटरडे को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है, या एक जन जो है वो आजकल पढ़ाई से भटक रहा है, बहुत हंसता रहता है, या एक जन हो सकता है वो टर्फ में बहुत खेलने जाता है, वो तो क्रिकेट क्लब, टर्फ कम, तुम टर्फ ज्यादा जाता। दिशा क्यों नहीं है बोला? सर का पेट तो लास्ट क्लास आई थी वो। आई थी क्या? पहला पॉइंट समझा क्या? समझ गया? बहुत इजी है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझा? पक्का? तीसरा भी इजी है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का अगर ओवर यूज होगा तो, हाँ एक ही जैसा लिखा हुआ, एक ही है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा वाटर और तीसरा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, चौथा सर फोर्थ समझ में नहीं आया। एट टाइम्स एग्रीकल्चर सब्सिडीज इंक्रीज द प्रोडक्शन। सब्सिडी मिलने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो लोग और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, फार्मर्स बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। यस और, एंड में कॉज प्रॉब्लम विद स्टोरिंग देम। अब ज्यादा ग्रो करेगा तो स्टोर कहाँ करेगा? यस और नो? ये 4th पॉइंट हुआ। सब्सिडी मिलना, ग्रोथ ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है सर? सब्सिडीज इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स व्हिच लीड टू कंफ्यूजन। सब्सिडीज से
तुमको जो चीज पहले 100 रुपया पड़ता था अब तुमको 100 नहीं पड़ रहा है ना, अब वो चीज शायद तुमको 60 पड़ रहा है, 70 पड़ रहा है। मेरा बात समझो, तुम्हारे लिए वो चीज 60 रुपया पड़ रहा है और मान लो सोहम को सब्सिडी नहीं मिल रहा, उसके लिए वो आज कितना ही पड़ रहा है, 100 ही पड़ रहा है। तुम्हारे लिए कम हो गया तो अब तुम 60 का माल 70 में बेच सकता है, तेरे को तो अफोर्डेबल है, उसके लिए अफोर्डेबल है। उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ रहा था 100, तो वो तो 110 120 में बेचेगा, तो प्राइसेस अलग अलग हो गया। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, कोई 70 में बेच रहा है, कोई 110 में बेच रहा है। अब इसको भी सब्सिडी मिल रहा है मगर 60 की जगह 80 लग रहा है इसका, ये 90 में बेचेगी, तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं ना रहेगा कि सबके लिए कॉस्टिंग अलग अलग हो गया। प्राइस स्टेबिलिटी याद करो परफेक्ट कंपटीशन में रहता है, प्राइस क्या रहता है पूरा फिक्स, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। यहाँ पे कहां से डिसाइड होगा, सबके लिए तो प्राइसेस अलग अलग हो गया, तो मार्केट प्राइस बेचने का भी अलग अलग हो जाएगा सबके लिए। समझा मेरा बात, जो लोग हैं वो सस्ता वाला समझेगा, तो इसका मतलब बड़ा जो लोग 110-20 में वहां पे नहीं होगा उनके लिए। चलो ये हो गया सारा पॉइंट। ये थोड़ा हेजी है क्या, मेरे को तो बहुत हेजी लग रहा है ये, बट हाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा कुछ दिख रहा है। कौन भेजा थे आपने? ये मेरे को भेजा था ये अनुष्का भेजी थी। क्या अनुष्का एकदम आपको लगा था कि ऐसे ऐसे बोल रहे क्यों? इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही बात हो रहा है, एक बार पढ़ने का प्रैक्टिस करे, ट्राई करे क्या। इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा खराब था, यस और नो। सो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए कि एग्रीकल्चर को क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। ये सेकंड स्टेटमेंट है। द लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा अचीवमेंट था। लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, सीलिंग लगा दिया, जमींदारी सिस्टम एबोलिश कर दिया, वेरी गुड। तो इससे क्या हुआ, और ग्रीन रिवॉल्यूशन साथ साथ आया तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया। तो एग्जाम में अगर आ जाए 2 मेन अचीवमेंट क्या था, तो यही 2 वर्ड लिखना है, तीसरा तुम लिखेगा मार्क्स खत्म। क्या पहला वर्ड, लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा क्या था, ग्रीन। ये सब ये प्लीज अंदर से अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, अभी तो मैं बता दे रहा हूं बाद में भूल जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स एंड कल को तुम थर्ड पॉइंट लिखेगा बोलेगा सर ये भी तो है, वो भी हो सकता है, मगर यार बुक का ही लिखना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स। और समझा नवनीत व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिफोर 1950 एंड 1990 देयर हैड बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब प्लीज समझना ध्यान से, अब मैं डिस्कस किए थे कि याद नहीं है। मान लो मैं ग्रो कर रहा हूं सपोज 20 केजी वीट, छोटा फिगर ले रहा हूं, कितना केजी, और मान लो यशवी ग्रो करिए 30 केजी वीट, तो प्रोडक्टिविटी किसका ज्यादा, यशवी का, नहीं ना, 20 क्यों क्यों, हेक्टर भी देखना, यस और नो। अब मैं 20 केजी वीट ग्रो कर रहा हूं मान लो 1 बीघा में सपोज, और वो 30 केजी ग्रो करिए 10 बीघा में, तो प्रोडक्टिविटी तो मेरा ही हुआ। तो प्रोडक्टिविटी मतलब होता पर हेक्टर में तुम कितना ग्रो कर रहा है। तो 1950 से 1990 में ना प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा था, यस और नो। लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एक पॉइंट वो बोला कि लैंड रिफॉर्म से जमींदारी सिस्टम क्या हो गया सर, खत्म हो गया। और एक चीज क्या था, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन। थर्ड क्या है सर, लैंड रिफॉर्म से जो फिक्स लैंड किया था, फिक्स्ड, फिक्स जो मतलब सीलिंग वाला किया था, तो उसमें फिर अगर किसी का ज्यादा हेक्टेयर है उसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, हाँ है, कम हो गया होगा, कम बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ ही होगा। फिर उसको रेम्यूनरेशन उसको दिया होगा, उसका अगर लैंड ले लिया ना तो उसको कम कंपेंसेशन मिल गया होगा, बिल्कुल। और अपने पढ़े भी थे, इसका ड्रॉबैक याद है क्या था, लोग अपना लैंड बचाने के लिए क्या कर रहा था, अपना मामा चाचा भतीजा, मामा क्यों बोल रहे हो, खाली मामा, ठीक है खाली मामा, ठीक है समझा, पानी पास करना है तो ठीक है ना। प्रपोर्शन पीछे देखो, मनन के पीछे है, पानी है कि नहीं पता नहीं मेरे को इसमें, ये क्या खाली करिए मनन भर देगा, मनन चलो 3 बजे पानी में अपने लेनी है ना, मनन मैं भी पीऊंगा, भर दो तो मेरे लिए, पानी में मेरे लिए भरेगा मनन, पॉज कर दो मनन, पानी भर लो पहले, अपना पानी पी लेते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट है अराउंड 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटेड टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। इवन टिल 1990 तक भी ऐसा हालत था कि 65% लोग का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आ रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव बीन ग्रोन विथ मच लेस पीपल वर्किंग द सेक्टर, बट इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में अनेबल टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वर्कफोर्स। भैया एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा लोग था ना, उनको शिफ्ट होना जरूरी था, बट उस समय ऐसा हालात था कि एग्रीकल्चर में लोग इंगेज थे, दे वर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तक, ये ऐसा हालात था। और अभी भी ऐसा ही, मैं बोल रहा था लास्ट क्लास कि अभी भी लोग किस में ज्यादा इंगेज है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट किसका करना पड़ेगा सर, इसके पहले वाला कौन सा वाला बोलो, ये वाला proportion of GDP between 1950 and 1990 contributed by agriculture declined significantly, but not the population. Population उतना engaged है जितना पहले था, मगर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ।
तो भाई सबसे पहला बात सर, जितना लोग इंगेज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन तो होना चाहिए। लोग ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन वैसा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है, लोगों के पास रिसोर्स उतना नहीं कि ग्रो कर सके। तो स्टिल पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर बट द प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। ग्रीन रेवोल्यूशन में सब्सिडीज नहीं दिया था। ड्रॉबैक था ना, सबको सब्सिडी मिला नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबके इफेक्ट हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? पूरा 40 साल में नहीं था ना, यहाँ पे डेटा पूरा 1950 से 1990, उसका इम्पैक्ट कितना साल रहा होगा? 5 साल 10 साल, और उसके बाद तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये कितना साल का डेटा है देखो एक बार, 1950 से 40 साल थोड़ी रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट। 40 साल रहा क्या? नहीं ना, नवनीत था क्या 40 साल? हाँ वो पहला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट सर आप कौन से एरिया पैदा हुए? हम 1993 में, ठीक है लगा। 1993 आप कितने के हो? हम 31 साल। 40 का समझा था क्या? नहीं कब का समझ रहे थे तुम? आओ, आज तुमसे एकदम नहीं पूछेंगे सोम, आज तुम्हें दिल खुश कर दिया। आओ 24 25 26 का समझो, क्या समझाओगे? हाँ अब ये बोलेंगे, हम तो सोचे सर आप अभी पैदा हुए, इतना बोले, इतना फेंक रहा है ना, ज्यादा फेंक दिया, उसका बात मत सुनो। इतना फेंक दिया तुम। 13 14 बोलो। अब तो तुम बोल दिया, वो उपाय नहीं है। भाई देखो, अब तो समझ में आएगा तुम जो बोलेगा वो फेंक रहा है। ऐसे कैसे ले ले? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। भैया अमेरिका किस लिए डेवलप्ड है? एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्रीज। तो भैया कोई सेक्टर डेवलप, कोई इकोनॉमी तभी डेवलप्ड होगा जब उसका कौन सा सेक्टर डेवलप्ड होगा। अनुष्का आपसे बहुत सवाल पूछेंगे आज। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज में लाखों करोड़ों लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, यस और नो? देन डेट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो पहला चीज यही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा किसमें? इंडस्ट्रीज में। और किसमें कम? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ड्यू टू दिस अपना जो 5 ईयर प्लान था ना, अभी भी जो 5 ईयर प्लान है, हर साल उसमें गवर्नमेंट का टास्क टारगेट रहता है कि इंडस्ट्री जितना बढ़ाया जाए ताकि लोगों को काम मिल सके, बेरोजगारी नहीं रहे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज बहुत कम था, उस समय खाली आयरन स्टील्स था, एक जमशेदपुर में और कोलकाता में, यस और स्टील का 2 ही तो था। बट अभी देखो कितना कितना जगह स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो गया। तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, इंप्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है। ठीक है सर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन, क्या बोला? एक चीज बताओ मेरे को, कहीं कहीं पे ऐसा होता है देखो प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, दिमाग में ये मत रखना कि प्राइवेट सेक्टर का रोल है ही नहीं। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव खाली किसका रोल बताने का है। तो ठीक है पब्लिक का बात हो रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर रहा है, कर ही रहा है ना। तो अभी खाली अपने क्या पढ़ रहे हैं सर? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक बड़ा क्वेश्चन था कि भैया रोल डिसाइड करो, जब भारत आजाद हुआ, कि क्या चीज पब्लिक सेक्टर के अंडर में रहेगा और क्या चीज प्राइवेट सेक्टर। तो सर देयर वाज अ नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। शुरुआत में तो भारत जस्ट आजाद हुआ ही था ना, तो वी कैन नॉट इमेजिन कि सब कुछ प्राइवेट को दे दे। तो इसलिए कुछ सेक्टर्स खाली किसको दे दिया गया? गवर्नमेंट को, यानी पब्लिक सेक्टर को। तो पहला क्यों कारण से गवर्नमेंट को दे दिया गया, वो सारे रीजन है कि क्यों इंडिपेंडेंस के कारण ज्यादातर इंडस्ट्रीज किसको सौंप दिया गया? गवर्नमेंट को। पहला क्या लिखा हुआ है सर? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। शुरुआत में, अब तो पैसा है ना, पहले तो नहीं था ना प्राइवेट सेक्टर के पास, तो शुरुआत में कैपिटल का कमी था किसके पास? प्राइवेट। अगर होता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट दे देता, बट उस समय उतना पैसा नहीं था। तो ये कारण था गवर्नमेंट को पहले इंडस्ट्रीज अपने अंडर में लेना पड़ा। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। यस और नो? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा बिरला वे द ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्राइज। वही तो था, और कोई था क्या? नहीं। उस समय अदानी का नाम था क्या? वो तो अब आ रहा है ना यार। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को अगर तुम बोलेगा इन्वेस्ट कर, उस समय गवर्नमेंट ना उनको कोई टैक्स कंसेशन देता था ना कुछ सब्सिडी देता था, अब देना स्टार्ट किया है। तो प्राइवेट क्यों इन्वेस्ट करेगा भाई गवर्नमेंट के बोलने से? तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण सर, सबसे इंपॉर्टेंट सर, सब कुछ अगर प्राइवेट को दे देगा ना, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो ये 3 कारण है। मनन एक बार तीनों कारण का पॉइंट का नाम बता दो, खाली तीनों पॉइंट। वो तो लास्ट वाला, पहला और दूसरा तो बताओ। शॉर्टेज शॉर्टेज को मैं बहुत बोलता हूं, उसको पूछे ना। की बात है। और शॉर्टेज कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। कोई नहीं बोलेगा मनन को छोड़ के। सर यार मतलब पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हो? हाँ बोलो, पॉइंट हम बता देंगे। एक सेकंड।
अभी बताए 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा या? अच्छा कोई पहला वर्ड तुम नवनीत बताना चाहते हो? नवनीत को चांस देते हैं। पहला वर्ड क्या है? तुम तो बोलो सेकंड पॉइंट पे है, बोलो। मत बोला नहीं पता मेरे को सर। नहीं पता है। हाँ, तो बोल। बोल नहीं पता है कि नहीं कॉमा पता है? नहीं कॉमा पता है, रुक जाओ बोलो। आई सोहम हाँ पता है सेकंड पॉइंट? हम भी वही बस तरह से बोला था। यशवी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बेबो आज आपको चांस, आपको लंबा लंबा क्वेश्चन पूछेंगे आज। हम सोच के रखे किसको पूछना हमको। हाँ यशवी बोलो। Lack of incentive with private sector. एकदम सही बोला, यही तो मन में था तुम्हारे, बस तुम बोल नहीं पा रहा था। प्राइवेट सेक्टर को क्या नहीं मिल रहा था? इंसेंटिव। यस और नो? अब आ जाओ सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। देखो सबसे बड़ा ध्यान रखना, एग्जाम ओरिएंटेड 1956 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1991 इंपॉर्टेंट होता है। पहले ही बोल दिया एग्जाम ओरिएंटेड 1990। बट भैया ठीक है, इंडिया आजाद हुआ तो क्या 1956 का पॉलिसी उसको गो थ्रू करके चले जाना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, और तो वो 1991 वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है। बट 1956 भी ठीक है, शुरुआत का दौर का इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। क्या था देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहीं से पढ़ लो ना सर। इसने क्या किया था सर, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को 3 भाग में क्लासिफाई कर दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। अभी पढ़ा रहा हूं, अभी पूछ लूंगा। शेड्यूल ई में सर सबसे पहले वो इंडस्ट्रीज रहेंगी जो खाली गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। ऐसा 17 इंडस्ट्री था। कितना? 17। आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, हेवी डिफेंस वगैरह, एयरक्राफ्ट, ऑयल वगैरह। मतलब समझो एयरक्राफ्ट भी उस समय किसके अंडर में था? गवर्नमेंट। ऑयल, रेलवे, शिपिंग सब किसका था? बाद में गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रिलैक्स कर दिया, 17 से बहुत कम कर दिया। बट शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज ऐसा था। शेड्यूल बी में सर 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया सर, जो खाली गवर्नमेंट रखेगा। कौन रखेगा सर? द स्टेट वुड टेक अप, कि भैया कैसे उनको इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। और इसमें क्या क्या था? एल्यूमिनियम था, माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल, फर्टिलाइजर्स। नाम अभी पूछेंगे हम। क्या डिफरेंस है खाली जो 17 है वो 12 अलग है। शेड्यूल ए में 17 अलग इंडस्ट्री, शेड्यूल बी में 12 अलग इंडस्ट्री। हाँ ठीक है। स्टेट ओन्ड है सर। हाँ ए और बी दोनों। सेंट्रल ओन्ड क्या है? स्टेट मतलब स्टेट मत एग्जैक्ट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश, स्टेट, इंडिया इज स्टेट। सर हो सकता है कोई और कुछ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेट का बात नहीं हो, स्टेट मतलब कंट्री। और शेड्यूल सी में सर बोला उसको छोड़ के जो बच जाएगा ना वो किसके अंडर में रहेगा? तो शेड्यूल ए में भी गवर्नमेंट ओन्ड है 17, शेड्यूल बी में भी गवर्नमेंट ओन्ड है 12। फिर बोला जो बच गया ना, अब बचा क्या भाई? ये सब डिफेंसिव तो गवर्नमेंट अपने हाथ में रख लिया। सर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट और प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट। प्रोग्रेसिव मतलब क्या हो रहा है? और इस वाले में थोड़ा इंटर कर सकता है, इसमें ग्रो हो सकता है, बट आ सकता है। मतलब पहला 17 में तो आने ही नहीं देगा किसी को, ठीक है? प्राइवेट को आने नहीं देगा, दूसरा वाले में प्राइवेट आ सकता है। देखो क्या है, स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव सेटअप करने का, राइट? और प्राइवेट सेक्टर उसको सप्लीमेंट कर सकता है उसके एफर्ट्स को ना, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिवली ग्रो। मगर कंट्रोल लेकिन कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा, समझा? और शेड्यूल सी में बाकी जो बोला वो किसके अंडर में रह जाएगा? प्राइवेट, समझा? अनुष्का 17 जो इंडस्ट्री था ना उसमें 4 इंडस्ट्री ऐसा बोल दो। अनुष्का का सुन लो भाई, अभी पता चल जाएगा पढ़ने लायक है कि नहीं। बोलो 4 पूछे हैं। अरे भैया आंसर एयरक्राफ्ट, रेलवेज, शिपिंग और लो फन मन में यही पढ़ रहे है। हैं। एयरक्राफ्ट। फिर देख के बुक। मेरे मुंह में लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट, रेलवेज, शिपिंग। कितनी बार 3 को बोलोगे? वही घुमा फिरा के आ रहा है। आप शेड्यूल बी सोच लो, आप एक और बता दो। अब आप शेड्यूल बी हाथ उठाओ, शेड्यूल बी का 3 बता दो। ऑयल। तुमको ऑयल से बड़ा लगा। Aluminium. एक सेकंड सर याद करने दीजिए। हाथ नीचे, भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लेंगे। Yes, he's up with बस खाली एल्यूमिनियम। mining. माइनिंग नहीं था, Other एक और वर्ड था। हम पूरा सुना के other mining industries था और एक और सुन सुना के बोल दे सर। मेटा पूरा सुना पूरे रहे। किचू होच्छे ना, आमी जा- देख लो क्या लिखा हुआ है। सर other mining industries तो खाली माइनिंग क्यों बोला? खाली माइनिंग क्यों बोला? industries बोला है। पढ़ाई एकदम नहीं, आज आपसे भी भारी भरकम पूछेंगे। अनुष्का आप मोटा मोटी बोल दियो आज। वेलकम वेलकम। आज फन मन में जब पढ़ाई सर आज के हो है कहाँ हो गया? ये देखो कितना बाकी है, बहुत बाकी है। संडे एफिशिएंसी। आओ, नहीं नहीं आओ, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हो। देखो
अभी कितना टाइम अपने पास? आधा घंटा हुआ है, खाली बोल रहा हो गया। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, चलो 1 मिनट का ब्रेक दे जाओ। 1 मिनट बोलो। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है सर? सबसे पहला बात, गवर्नमेंट दिया है सर रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप इंडस्ट्री सेटअप, सिर्फ सेटअप का नहीं, एक्सपेंशन के लिए भी है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 3 कारणों से दिया जाता है। कितना कारण से? पहला, नया सेट करना, दूसरा एक्सपेंड करना, और तीसरा प्रोडक्ट को और तुम बढ़ा सकता है अपना। ये 3 चीज है। क्या क्या? नया सेटअप करना, या फिर एक्सपेंशन, उसी को एक्सपेंड करना, या फिर प्रोडक्ट ही डाइवर्सिफाई कर लेना। तीनों कारण याद रखना। अब सर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जब चैप्टर 3 में तो बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट क्या कर दिया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए हटा दिया गया। बट ये सब तब का बात हो रहा है ना, जब 1950s का बात हो रहा है, जब भारत इनिशियली आजाद हुआ था। उस समय इंडस्ट्रीज में लाइसेंस कंपलसरी हुआ करता था। इट वॉज इजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, बट हाँ सर लाइसेंस का रिक्वायरमेंट तो था। मगर अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट लाइसेंस का परमिशन हाथों हाथ दे देगा। क्यों? रीजन है सर, बैकवर्ड एरिया ऐसे भी डेवलप नहीं है, वहां पे तुम इंडस्ट्री खोलेगा तो भैया अच्छा ही तो होगा। तो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज का लाइसेंस आसानी से मिल जाता था, प्लस गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट, कम रेट्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब बेनिफिट देता था। लाइसेंस वॉज नीडेड अगर किसी इंडस्ट्री को एक्सपेंड भी करना है, तो पढ़ा था ना एक्सपेंशन के लिए भी। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 3 बात। पहला, आप बिना लाइसेंस के इंडस्ट्री स्टैब्लिश। दूसरा, अगर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री का लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। और तीसरा क्या बोला है सर, अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड भी करना है सर, उसके लिए भी क्या लगेगा? लाइसेंस लगेगा। समझा मेरा बात? ये 3 पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है सर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर क्या है समझो, मैं सीधा बता देता हूं सर। अब तो लिमिट थोड़ा बढ़ गया। पहले ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्री जहां पे तेरा इन्वेस्टमेंट केवल 5 लाख था। कितना? अब उस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया। कितना करोड़? आज के जमाने में 1 करोड़ भी कुछ नहीं। अगर तुम जाएगा बड़ा बड़ा कंपनीज का पीएल ट्रेडिंग देखेगा ना, उनका टर्नओवर 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का होता है। तो यहाँ पे अभी के लिए स्मॉल स्केल के लिए अब इसको रिवाइज कर देगा। देखो ये लिखा हुआ है ना, पहले इनका टर्न कितना बोला था सर, टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 50 लाख, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया सर? तो अगर तेरा इन्वेस्टमेंट पहले 5 लाख था तो तुम क्या माना जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या माना जाएगा सर? बट अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया सर? 1 करोड़। तो अब सर ऐसे क्यों किया? अरे भैया स्मॉल स्केल को बेनिफिट्स मिलता है। क्या मिलता है? अब तो अगर 5 लाख रखेगा तो सबको तो बेनिफिट देना पड़ जाएगा। तो इसलिए इसका लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया सर? 1 करोड़। टैक्स कंसेशन मिलता है। अब 5 लगे तो किसी को नहीं मिलेगा। क्या चीज? अब 5 तक रखेगा तो वही बोल। अब अगर मान लो 20 लाख है, 30 लाख है, अब तो तुम स्मॉल स्केल में आया ही नहीं ना। हाँ तो वही अब बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। पहले अगर तेरा 4 लाख था, 4.5 लाख था, मिल सकता था क्योंकि 5 लाख से कम था तुम। तो पहले 5 लाख तक स्मॉल स्केल, और उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1 करोड़ कर देगा। अब इसका मतलब अगर तेरा 1 करोड़ के अंदर है तब तुम स्मॉल स्केल है। यस और नो? स्मॉल स्केल भाई समझा? आओ सर, फायदा क्या है स्मॉल स्केल का? 2 फायदा। सबसे पहला बात, स्मॉल स्केल जितना इंप्लॉयमेंट देता है लार्ज स्केल उतना नहीं देता। ये बात तो कॉमन सेंस है। स्मॉल स्केल दुनिया भर का है, स्मॉल स्केल ही तो लार्ज स्केल को सपोर्ट कर रहा है। आज गाड़ी बन रहा है तो गाड़ी के लिए जो भाई एंसिलरी पार्ट्स बन रहे हो तो स्मॉल स्केल ही बना रहा है। तो स्मॉल स्केल इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट, लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल है। लार्ज स्केल तो कैपिटल इंटेंसिव है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है सर? नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया? अभी एक चीज बता रहा हूँ, वापस चैप्टर 3 बताऊंगा। गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया। क्या कर दिया? कि वहां पे खाली और खाली कौन हो पाएगा सर? स्मॉल स्केल, ताकि भैया वो लार्ज स्केल के कंपटीशन से बच सके। लेकिन 1991 वाला जो पॉलिसी है ना, उसमें गवर्नमेंट ने वापस वाइप आउट कर दिया। जो रिजर्वेशन था किसके लिए, वो वापस हटा दिया। बट अभी अपने 1990 वाला नहीं ना पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं सर? 1950s वाला टाइम, वहां पे रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट ने। देखो ना लिखा हुआ है क्या? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा? खाली और खाली। और उसके बाद लिखा हुआ वेरियस कंसेशंस। क्या लिखा हुआ है सर? बहुत ज्यादा कंसेशंस किसको मिलेगा? खाली और खाली स्मॉल स्केल को मिलेगा। यस और नो सर? ठीक है सर। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हेजी है, बट समझ में आता है क्या होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? क्या होता है? इतना बार बताया यार। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको क्या कहां बना लो? इंडिया में बना लो। इससे क्या होगा सर? आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ रहेगा। तुम जितना ज्यादा इंपोर्ट करेगा पैसा उतना बाहर जाएगा, उसको हटा के सर इंडिया में बना लो। हाँ, कम प्राइस में एक्चुअली। तो भैया इससे क्या होगा? इंपोर्ट अगर सब्स्टिट्यूट करते हो आपको बाहर से मंगाना नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये तो अनुष्का बोला तू, सर मैंने नहीं भेजा, मेरे पास कोई बुक ही नहीं है। सर भेज के आज भी नहीं। आप ही के पास है सेम टू सेम बुक।
सर दो फायदा मिलेगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। पहला आत्मनिर्भर, किसी पे भरोसा नहीं रखना पड़ेगा, तुम खुद से अपना काम कर सकता है नवनीत, समझा? अपना हाथ जगन्नाथ, ये सुनो, खुद से अपना, खुद अपने हाथों से क्या करो, प्रोडक्शन करो, अपने हाथों से क्या करो, प्रोडक्शन करो। और दूसरा पॉइंट क्या बोला? बिना आते हुए दूसरा कैसे मशीन से करेगा? क्या बोल रहे हैं, फालतू बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट Saving of precious. सेविंग। भैया तुम्हारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज में नहीं जाएगा, भारत का पैसा भारत में बचा रहेगा, समझा मेरा बात? अच्छा लास्ट पॉइंट पढ़ाता हूं, उसके बाद ये दोनों पॉइंट तुम लोग पढ़ लेना, हो जाएगा आज के लिए। बस देख, 2 पेज रहेगा, देख ले। सुनो ना, टैरिफ और कोटा बता दो जल्दी से, किसको पता है? इसको हटा दिया जाए, हटाओ। टैरिफ और कोटा जल्दी से, व्हाट इज टैरिफ एंड व्हाट इज कोटा? टैरिफ और कोटा, टैरिफ और कोटा क्या होता है बोलो? दोनों ही एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, बट कैसा रेस्ट्रिक्शन है? टैक्स पे होता है, टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पे नहीं, उस पे टैक्स होता है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बुक में काय देख रहा है? बुक में नहीं देख के बताना है, अपना दिमाग से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है उसको। Import. एक मिनट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है, उसको टैरिफ बोलते हैं, और कोटा भी उसी को बोलते हैं। कोटा कोटा उसका तो- लिमिट होता है। लिमिट होता है, लिमिट पार कर दिया तो कोटा पार हो गया। सुनो, टैरिफ होता है, जैसे मान लो तुमने 1 लाख का सामान मंगाया, उस पे एक परसेंटेज है कि 1 लाख पे 10% तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, तो जो आपका वैल्यू है उस पे आप अगर टैक्स दे रहे हो 10%, 5%, उसको टैरिफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैरिफ इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं एड वैलोरम। क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू को बोलते हैं एड वैलोरम। टैरिफ हमेशा वैल्यू पे लगेगा। किस पे लगेगा? तुम अगर बाहर से सामान लेके आता ना, ज्वेलरी वगैरह, तो कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू लगता है, उसको टैरिफ है। क्या है? तुम इतना का सामान मंगाएगा 10% टैरिफ। बट कोटा, सर कोटा तुम कुछ भी हो जाए, इतना क्वांटिटी से ऊपर मंगा ही नहीं सकता। कोटा इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी, टैरिफ को रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टैरिफ एक्चुअली एक तरह का गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है कि अगर वो टैरिफ बढ़ा देगा ना, तो तुम्हारा क्वांटिटी अपना थोड़ा कम हो जाएगा। तुम बोलेगा यार इतना का सामान मंगाऊंगा 10% देना पड़ेगा, तो टैरिफ परसेंटेज पे लगाया जा रहा है, वैल्यू पे। और कोटा तो सीधा मना ही हो गया, इससे ज्यादा मंगा। लेकिन अब समझो, टैरिफ काफी नहीं था क्या जो कोटा आ गया? टैरिफ में क्या ऐसा था भैया कि कोटा लाना पड़ा गवर्नमेंट को? इतना एक हाई अमाउंट थोड़ी मंगा सकते हैं। इंपोर्ट हो जाएगा तो फॉरेन सीधा बात है, एकदम सीधा एग्जाम्पल। सीधा मान लो मनन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अगर करोड़ों में डील करता है, तो 10%, 12% देने उसका कुछ जाएगा नहीं ना। वो इंपोर्ट आराम से कर सकता है, ये सो बैंकरप्ट नहीं होगा वो। तो उसका घर देखा नहीं है क्या? पार्टी शार्टी होता है घर में उसका, पेट्रोल से। अरे पता है सब, ठीक है ना, होता है ना पार्टी शार्टी। इसी का जन्मदिन में पार्टी हुआ था इस बार। आप क्या कहते हो? आता नहीं है वो, आया नहीं। अच्छा आएगा। आप क्या कहते हो? टैरिफ, अरे पार्टी कर रहे थे और क्या कर रहे थे, क्या बोले, सब कुछ था, 15-20 जन था हम लोग। टैरिफ, अगर मनन बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों रुपए में 10% दे दे, कुछ जाएगा नहीं। बट गवर्नमेंट चाहता है इंपोर्ट कंट्रोल करे, तो गवर्नमेंट सीधा कोटा लगा। क्या लगाएगा? कुछ भी हो जाए, तुम इतना ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, 2-3 बार करवा देगा उसमें क्या? क्या चीज करवा ली? अगर 10,000 का माल वही तो, तुम इंपोर्ट तो कर ही सकता है ना, इसलिए कोटा लगा दो। कोटा क्या होता है? सिर्फ एक बार रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, पूरे साल भर का बता दिया जाता है कि इससे ज्यादा तुम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना नहीं मंगा सकता है, समझा? तो दैट इज कोटा। कोटा इज रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी। टैरिफ इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, बेसिकली इट इज अ परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड बाय अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन, दैट इज टैरिफ। समझा मेरा बात? मनन, नवनीत, तुम लोग दोनों समझा? सोम तो समझ में आ गया? आप रुक जाओ, सवाल पूछता हूं मैं तुम लोग से। सवाल पूछा जाए, हाँ क्या क्या सवाल पूछा जाए समझ लो। 2 पेज और बाकी है। पहला बात, अगर 2 पेज घर से पढ़ के आ जाएगा तो सवाल नहीं पूछेंगे, बोलो पक्का बोलो। हाँ, और जिसको लग रहा है नहीं सर हमको नहीं पढ़ना, हमको सवाल पूछ ले, सवाल भी पूछ लेंगे, बोलो क्या? जल्दी बोलो। अनुष्का आपका क्या? हाँ, 2 पेज घर में पढ़ लेगा, सवाल नहीं पूछे? सर PDF तो भेजना पड़ता है। PDF है तो